हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। पिछले चंद दिनों से हम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस, प्रोग्राम्स, समिट्स और प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी सिलसिले में आज हम बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जिसे हम UN रेड और इसके एक सक्सेसर UN रेड प्लस के बारे में इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि UN रेड और UN रेड प्लस किसे डील करते हैं और एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को लेकर, खासकर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का इशू को लेकर UN रेड प्लस क्या कहता है या फिर UN रेड जो है वो किस तरीके का योगदान देता है, इन सभी के बारे में आज का हमारा वीडियो। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़े बहुत बेसिक टर्म्स हमें समझने बहुत ज़रूरी है कि कार्बन स्टॉक्स होते क्या हैं। हम सभी ने ऑलरेडी देखा एनवायरनमेंट जब हम पढ़ते हैं तो कार्बन साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं। कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक अर्थ के सर्वाइव होने के लिए भी, और कार्बन भी जो है हमें बहुत अच्छी खासी तादाद में देखने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनवायरनमेंट में भी, एटमॉस्फेयर में भी हमें जो है कार्बन देखने को मिलता है। तो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इज अमाउंट ऑफ कार्बन दैट हैज बीन सीक्वेस्ट्रेटेड यानी कि सेक्लूडेड या फिर सेपरेटेड या फिर रिमूव्ड और फिर विड्रॉ भी हम कह सकते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इज नाउ स्टोर्ड विद इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट का कार्बन स्टॉक जब हम कहते हैं तो वो अमाउंट ऑफ कार्बन जो फॉरेस्ट ने एटमॉस्फेयर से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो है लिया हुआ है और अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, उसे हम कार्बन स्टॉक कहते हैं। दिस कार्बन इज स्टोर्ड इन अबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास, सॉइल, डेड वुड एंड लिटर। फॉरेस्ट में जहां कहीं पर भी हमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिलता है, अंडरग्राउंड हो या फिर अपर अबव द ग्राउंड हो, वहां पर ये कार्बन के स्टॉक्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं कार्बन स्टॉक्स जो है फॉरेस्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए। और एनवायरनमेंट में जो है जाहिर सी बात है कि कार्बन जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन जब हम सिक्वेस्ट्रेशन करके इन फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स में अगर रखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा सकते हैं। यानी कि एक मैक्रो लेवल पर जो है बहुत ही बेनिफिट हमें मिलता है इन फॉरेस्ट के कार्बन स्टॉक से। तो जो रेड है या फिर रेड प्लस जो प्रोग्राम है वो इसी कार्बन स्टॉक्स को बचाने की कोशिश करता है, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को। और दरअसल ये फॉरेस्ट के कार्बन स्टॉक जो है वो प्रिवेंट करते हैं कार्बन एमिशन इनटू एटमॉस्फेयर, यानी कि लेस कार्बन इन द एटमॉस्फेयर हैज ग्रेटर मैक्रो लेवल बेनिफिट, इट विल रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड लेसन द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यही एक रीजन है कि कार्बन स्टॉक्स जो है बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट कॉजेस फॉरेस्ट डिग्रेडेशन? देखिए, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन इज कंप्लीटली क्लियरिंग और रिमूविंग फॉरेस्ट इन लोकेशन मे बी फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, या फिर जब अर्बनाइजेशन भी हद से ज्यादा होता है तो लैंड की जरूरत पड़ती है, वहां पर भी डिफॉरेस्टेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके के जब फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। लेकिन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इज एंटायरली अ डिफरेंट फिनोमेना, वेयर एज in forest degradation, forest still exists but it is no longer able to sustain people and wildlife. फॉरेस्ट तो वहां पर है, किसी ने काटा नहीं है, डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है, लेकिन उसकी एबिलिटी के कार्बन डाइऑक्साइड को लें और ऑक्सीजन को छोड़ें, दिस एबिलिटी फॉरेस्ट विल बी लूजिंग, यानी कि वो पीपल और वाइल्ड लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाता। इस तरीके के एक फिनोमिना को फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कहते हैं। It is no longer able to filter the air we breathe, the water we drink or provide animals with the food. उसकी जो very crux है, the very reason why we look at the forest is to purify the air, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन देंगे, बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, एनिमल को कई बार वाइल्ड एनिमल्स वगैरह जो है वहाँ पर उन्हें फूड मिलता है, इंसानों के लिए जो है कई रिवर्स वगैरह भी फॉरेस्ट से होते निकलते हैं, वहाँ पर प्यूरिफाई होते हैं वो। तो इस तरीके के कई फिनोमेना से तो फॉरेस्ट डिग्रेड जब होता है तो ये सभी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। इसके कई रीजन है। द रीजन बिहाइंड फॉरेस्ट degradation are high temperature, global warming, climate change, forest fires, forest getting infested with pests and diseases। तो इन सभी इश्यूज से इन शॉर्ट फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से डील करने वाला प्रोग्राम ही UN रेड और रेड प्लस है। तो ये जानते हैं कि दरअसल UN रेड का ये फुल फॉर्म क्या है। द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। UN रेड जो है दरअसल एक एक्रोनिम है और उसका फुल फॉर्म यही है, एंड इज अ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो 3 इंटरनेशनल दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं इस रेड और रेड प्लस को इंप्लीमेंट करने में, इस स्कीम को
इम्प्लीमेंट करने में ऑफ कोर्स फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फॉरेस्ट से वाइल्ड लाइफ का ही फूड नहीं, कई बार हमें भी रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो कि एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्ले जो है एक्ट जो है वो प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्दर इसी यूएन रेड का एक सक्सेसर कह लें या फिर एक थोड़ा बहुत मॉडिफाइड वर्जन कह लें, रेड प्लस इज अ वॉलंटरी क्लाइमेट मिटिगेशन पाथ डेवलप्ड बाय पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि एक मिटिगेशन प्लान दिया गया है कि किस तरीके से आप फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं, फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन जो है आप होने से बचा सकते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेड इज टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम द डिफॉरेस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेड प्लस इज टू कंजर्व forest carbon stocks, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks। अगर रेड इन एंड होल जो है, रेड जो कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो है वो डिफॉरेस्टेशन से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से ही स्पेसिफिक डील करता है, और रेड प्लस जो है कार्बन के फॉरेस्ट के कार्बन स्टॉक्स जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, सस्टेनेबली फॉरेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, फॉरेस्ट के कार्बन स्टॉक्स को किस तरीके से एनहांस किया जा सकता है, इसके बारे में इन स्पेसिफिकली रेड प्लस डील करता है। Most of the key RED Plus decisions were completed by 2013 with the final piece of rule book finished in 2015। तो 2015 तक जो है RED Plus के पूरे decisions जो है वो compile किए गए थे, complete किए गए थे। According to the proponents, RED Plus is an effective, efficient and equitable mechanism for reducing emissions from deforestation and forest degradation। तो कई environmentalist का, कई NGOs का, कई proponents का ये कहना है कि RED Plus जो है वो बहुत ही अच्छे mitigation plans हमें देता है, एक mechanism provide करता है जिससे कि हम deforestation और forest डिग्रेडेशन को रिड्यूस कर सकते हैं और उनके एमिशंस को भी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। रेड प्लस वाज फर्स्ट नेगोशिएटेड अंडर इन 2005 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू रिड्यूसिंग नेट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू एनहांस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर भी ग्रीन हाउस गैसेस का ही एक बैकग्राउंड है, एक इश्यू है जिससे डील किया जा सकता है, क्योंकि यही ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि अभी हमने देखा कि फॉरेस्ट के कार्बन स्टॉक्स जो है वो डिप्लीट होते हैं हद से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने में। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन में भी टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा हाथ होता है, जैसा टेम्परेचर बढ़ते हैं उसी तरीके से फॉरेस्ट भी जो है डिग्रेड होते हैं, उनकी सॉइल की फर्टिलिटी भी जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो क्लाइमेट चेंज दरअसल इंटरलिंक्ड प्रोसेस है जो कई इश्यूज से जो है एट अ टाइम डील करता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी यूएन रेड और रेड प्लस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।